गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, वर्ग 3 एमपीटेट का जो पात्रता परीक्षा है उसकी डेट आ चुकी है और सभी लोग तैयारी भी करते होंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने जीन पियाजे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया था, है ना। जिसके बाद हमें लगा कि शायद इन प्रश्नों को करने से काम नहीं चलेगा, इसीलिए हमने जीन पियाजे से संबंधित एक थ्योरी क्लासेस लाई है। ठीक है ना, जिसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को ऐड किया गया है। जीन पियाजे की विकास की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनको भी ऐड किया गया है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। जीन पियाजे में 2 नंबर 3 नंबर का जो भी पूछा जाता है वो इन्हीं बिंदुओं से हमारे प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे और अपने साथ पेन और कॉपी ज़रूर रखेंगे ताकि महत्वपूर्ण जो भी हमारे बिंदु हैं उनको लिखते जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का हमारा टॉपिक है। ठीक, हम देखेंगे कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है जीन पियाजे का, है ना, उस पर कुछ महत्वपूर्ण जो शब्दावली होती है, ठीक है ना, कि संगठन क्या है, स्कीमा क्या है, समायोजन क्या है, ऐसे संबंधित तो वो पूछ लेता है कि निम्न में से समायोजन है, 4 ऑप्शन दे देता है ना। हमको पता ही नहीं होता कि समायोजन क्या है, स्कीमा क्या है, संगठन क्या है, क्योंकि हम इनके ऊपर ध्यान देते नहीं ज़्यादा, है ना। वही विकास की अवस्थाओं को पढ़ते रहते हैं, है ना। तो वो क्वेश्चन बनाने वाला कुछ डीपली बनाने लगा है अब। ठीक है, ऊपर से नहीं आता कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से चल रही है, कब तक चलेगी, ये नहीं आता है। ये पहले आता था, 5 से 6 साल पहले ऐसे प्रश्न आते थे, बट ऐसा प्रश्न अब नहीं आते हैं वर्तमान में जो भी पेपर बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने स्वयं के बच्चों का मानसिक अध्ययन किया है। ठीक है ना, पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे ने कैसे बच्चों का अध्ययन किया है, स्कूल के, कॉलेज के, परिवार के या स्वयं के। तो स्वयं के बच्चों का अध्ययन किया है। ठीक है ना, स्वयं के बच्चों का मानसिक अध्ययन किया है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, चलो, तो हमारी पहला शब्दावली है संगठन। संगठन, संगठन क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक सूचनाओं को प्राप्त करना। ठीक है, इसमें क्या शामिल है? प्रत्यक्षीकरण शामिल है इसमें, ठीक, और बौद्धिक सूचनाएं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो संगठन कहते हैं। ठीक है, सीधे सा प्रश्न पूछा जाता है कि प्रत्यक्षीकरण एवं बौद्धिक क्रिया प्राप्त करना कहलाता है। 4 ऑप्शन दे देगा, है ना, उसी के जैसे रहते हैं, समझ नहीं पाते हम कि कौन सा होगा, लगता है सभी सही, है ना। तो ये जो शब्दावली है ना, इनको ध्यान से पढ़ना है। जीन पियाजे से संबंधित जो ये शब्दावली ये जरूर आती है। 1 नंबर की यहाँ से पूछता है, 1 नंबर या 2 नंबर की विकास की अवस्थाओं से पूछ लेता है। ठीक है ना, उसको भी हम कवर करेंगे आगे। दूसरा है हमारी शब्दावली स्कीमा। स्कीमा, जैसा कि कल के प्रश्न में भी हमने स्कीमा के बारे में बताया था, स्कीमा से प्रश्न बन जाता है। तो स्कीमा क्या है? हमारे ज्ञान का संगठित पैकेट्स है। ठीक है, हमारे ज्ञान का संगठित पैकेट्स है ये। किसी भी विषय वस्तु के प्रति जो हमारे पूर्व धारणा होती है उसे ही स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? स्कीमा कहते हैं। किसको कहते हैं? पूर्व धारणा को, किसी भी वस्तु के प्रति। ठीक है ना, मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, उसने कुछ देखा, है ना, तो उसके बारे में जो भी अपने माइंड में वो सोचा होगा, है ना, जो भी उसने विचार किया होगा, विचार तो करेगा नहीं क्योंकि शिशु है वो, है ना, तो जो भी उससे संबंधित जो भी पूर्व धारणा बनी होती है ना, उसी को क्या कहते हैं? वो ही स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। जैसे अगर माँ को देखकर बच्चा, माँ हंस रही है ना, तो बच्चे को लगता है कि मेरे से स्नेह कर रहा है, बयान नहीं कर पाता लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है। वो क्या कहलाएगा? एक तरह का स्कीमा कहलाएगा। उसके अंदर ये विचार, ये धारणा बन चुकी होती है कि जो माँ है ना, वो उससे स्नेह करती है और उसे प्यार से बुला रही है। अगर आप डांटोगे भी तो देखो बच्चों का रिएक्शन क्या होता है ना, तो वो समझने लगते हैं। तो जो ये पूर्व धारणा बन जाती है उसी को क्या कहा गया है? स्कीमा कहा गया है। ठीक है, चलो आगे देखो। अनुकूलन, अगली शब्दावली है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है? कितने भाग होते हैं? यहाँ से भी प्रश्न बनता है कभी कभी और इसके भाग से भी बनता है।
ठीक है। तो वातावरण के साथ स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है, ठीक है ना। वातावरण के साथ स्वयं को ढालना ही क्या कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है। हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग हैं, ठीक है ना। हमारे जो विचार हैं, हमारा जो तर्क है, वो क्या है, अनुकूलन का भाग है ये, ठीक है ना। अगला है पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य संतुलन स्थापित करना। क्या करेगा भाई, संतुलन स्थापित करेगा, ठीक है ना। पूर्व ज्ञान और नवीन ज्ञान के मध्य जो है संतुलन स्थापित करेगा। जब बालक संतुलन स्थापित करता है मतलब वो क्या कर रहा है, अनुकूलन कर रहा है। क्या कर रहा है, वो अनुकूलन कर रहा है, ठीक। चलो अगला है, अनुकूलन के दो भाग होते हैं। अनुकूलन के कितने भाग हैं, दो भाग हैं, ठीक। अनुकूलन के दो भाग हैं, कितने भाग, दो भाग। अनुकूलन के दो भाग हैं, कौन कौन सा, एक तो है समायोजन और एक है समावेशन, ठीक। देखो दिखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है ना। और यही अंतर समझ नहीं पाते हम कभी कभी, ठीक है ना। समायोजन क्या है इसको देखेंगे पहले। जब बालक अपने स्कीमा में परिवर्तन प्रारंभ कर देता है, क्या कर देता है, स्कीमा में वो अपने क्या करने लगता है, परिवर्तन प्रारंभ कर देता है, तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है ना, उसको जो पूर्व जो उसके अंदर जो पूर्व अवधारणा बनी है, ठीक है ना, उसमें जब वो परिवर्तन करने लगता है, ठीक है ना। ज्ञान को ही स्कीमा कहा गया है हालांकि, और लेकिन पूर्व ज्ञान को, ठीक है ना, जो शुरुआत में बनता है एक बच्चे पर, ठीक है। तो स्कीमा में जब वो परिवर्तन कर देता है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाती है, ठीक है ना। अगला है, नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर फिर से नवीन ज्ञान जोड़ देना ही समायोजन है। जैसे कुत्ते और बिल्ली की आवाज़ में अंतर, ठीक। नई जानकारी के कारण पुरानी जानकारी गलत होने पर फिर से नवीन ज्ञान जोड़ देना ही समायोजन है। देखो कितनी बड़ी बात कही गई है, ठीक है। नई जानकारी हुई उसे कोई, ठीक है, और उसके पास पहले से कोई जानकारी थी पुरानी, ठीक है। लेकिन जब उसे नई जानकारी मिली तो क्या हो गई, जो उसके पास जो पुरानी जानकारी थी वो क्या हो गया भाई, गलत हो गया कहीं ना कहीं। तो इस पर क्या कर देगा, वो अपनी नई जानकारी भी वो ऐड कर देगा बच्चा। उसे ही क्या कहेंगे, हम समायोजन कहेंगे। एक छोटा सा उदाहरण दिया है, जैसे कुत्ते और बिल्ली की आवाज़ में अंतर, ठीक है। मान लीजिए बच्चे का स्कीमा बना है, ठीक है। उसको पुरानी जानकारी है कि जो बिल्ली होती है उसके चार पैर होते हैं और वो ऐसी आवाज़ निकालती है, ठीक है। कुछ समय बाद उसने कुत्ते को भी देखा, चार पैर होते हैं, लेकिन जब वो बोला तो उसे लगा कि नहीं ये तो बिल्ली नहीं है, ठीक है। कि तो वो आवाज़ में अंतर कर गया कि ये आवाज़ किसी और जानवर की है, ये आवाज़ किसी और जानवर की है, ठीक है ना। तो वो यही अंतर जब कर जाता है ना तो वो क्या कहलाता है, चलो अगला देखो। जैसे प्रत्येक गोल चीज़ रोटी नहीं होती। देखो एक दूसरा उदाहरण भी हमने यहाँ पे लिया है बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है ना। मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है ना, वो घर में तो आमतौर पे रोटी खाता है, ठीक है ना, लेकिन वो कहीं गया मान लीजिए मम्मी पापा के साथ, ठीक है ना, उसने वहाँ पे तंदूरी रोटी खा ली, ठीक है ना। और लेकिन जब वो तंदूरी रोटी खाया तो उस पर देखा कि उस पर जो रोटी के साथ खाता है वो चीज़ें उसको नहीं मिली वहाँ पे। तो वो सोचा, है ना, और अपने पुरानी जानकारी में वो नई जानकारी ऐड कर लिया, ठीक है ना, कि प्रत्येक जो गोल चीज़ होती है ना वो रोटी नहीं होती, ठीक है ना। प्रत्येक गोल चीज़ जो है वो रोटी नहीं हो सकती, वो कुछ और भी हो सकती है, ठीक है ना। उसका नाम कुछ और भी हो सकता है। तो ये जो जानकारी उसने ऐड की, है ना, नई जानकारी जो प्राप्त की पुरानी जानकारी गलत होने पर, है ना, नया ज्ञान को अपने वो जोड़ा, यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है हमारा समायोजन, ठीक। चलो अगला है हमारा समावेशन, ठीक है। अनुकूलन के भाग पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। समायोजन और समावेशन, हमने समायोजन के बारे में पढ़ लिया कि पुराने ज्ञान जब गलत होता है उसका तो वो नवीन ज्ञान उसमें जोड़ता है, ऐसी प्रक्रिया समायोजन कहलाती है। लेकिन
बात कर रहे हैं हम समावेशन की। समावेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को, किसको? संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, समावेशन कहलाती है। हल्का सा अंतर है उसमें, ठीक है ना, समावेशन और समायोजन में। ठीक है, समायोजन में तो क्या कर दिया कि नई पुरानी जानकारी क्या हो गई, पूरी तरह से गलत हो गई है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, पुरानी जानकारी पूरी तरह से गलत नहीं होती है, बल्कि पुरानी जानकारी के साथ साथ उसमें नया ज्ञान भी ऐड कर देता है और पुराने ज्ञान में हल्का सा संशोधन कर देता है, ठीक है ना। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना क्या संशोधित किया जाता है, संज्ञानात्मक संरचना को, उसे ही कहा जाता है समावेशन। क्या कहा जाता है? समावेशन। जैसे पुरानी जानकारी में नई जानकारी शामिल करना, ठीक है। इसमें हल्का सा अंतर है ना। आप लोग इसको लिखते जाइएगा ज़रूर, ऐसे ही पॉइंट आते हैं वहाँ पे भी बना करके, ताकि हमें समझ में ना आए कि कौन सा वाला सही है। दिखने में एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन हल्का सा इनमें अंतर भी होता है, ठीक है ना। चलो आगे देखेंगे, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। अब यहाँ से हमारा जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे थ्योरी क्लासेस बनाए हैं, ठीक है ना, जिसपे हम 4 अवस्थाओं के बारे में बताएंगे और उसके अंदर हर एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे भी में हम चर्चा करने वाले हैं, जहाँ से प्रश्न हमेशा ही बनते हैं, ठीक है ना। 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने इस क्लास को ढंग से पढ़ लिया और अपनी नोटबुक में लिख लिया, एक बार रिवीजन कर लिया, तो आपका जीन पियाजे से संबंधित कोई भी प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। चलो, तो संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में हम पहली अवस्था देखेंगे। पहली अवस्था है हमारी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है ना। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैसी अवस्था है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, ठीक है। इंद्रिय का मतलब क्या होता है? हमारी जो शरीर की इंद्रियां हैं, ठीक है ना। इंद्रिय जनित यानी जो भी बालक करेगा उन्हीं इंद्रियों के द्वारा करेगा, चाहे वो सोचे, चाहे कुछ रिएक्शन करे, है ना। दूसरा नाम इसका क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। क्या नाम है इसका दूसरा? संवेदी पेशी अवस्था, सेंसर मोटर स्टेज भी कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में पूछ लेता है, हिंदी नहीं पूछता है ना। तो हमको इसको भी कहीं ना कहीं ध्यान पे रखना है कि सेंसर मोटर स्टेज है जो, ठीक है, वो क्या है, तो वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था ही है, ठीक है ना। ये कब से कब तक रहती है? तो जन्म से 2 वर्ष तक। कब से? जन्म से 2 वर्ष तक, ठीक है। इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु निकल के आते हैं, हम उन शब्दों को बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे तुम आपको, ठीक है। चलो, अब पहला बिंदु है स्कीमा का निर्माण इसी अवस्था में होता है, ठीक है। वेरी वेरी महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पर, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि जो स्कीमा का निर्माण होता है वो किस अवस्था में होता है, ठीक है ना। तो हमको पता होना चाहिए स्कीमा का निर्माण जो होता है वो पहली अवस्था में ही होता है, ठीक है ना भाई। स्कीमा का निर्माण होगा, है ना, फिर बच्चा कुछ नई चीज़ सीखेगा, तभी तो अपने स्कीमा में परिवर्तन करेगा, अपने स्कीमा में नई चीज़ों को ऐड करेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ज्ञान तो उसको रहता ही है, ठीक है, भले वो बयान ना कर पाए लेकिन उसको ज्ञान रहता है, ठीक है ना। तो जो भी उसका स्कीमा बना होता है, उसको स्कीमा का निर्माण इसी अवस्था में होता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, इस अवस्था में बच्चा नाक, कान, आँख से सोचता है। कैसे सोचता है? नाक, कान और आँख से सोचता है। सीधे सा प्रश्न बनता है कि किस अवस्था में बच्चा अपने नाक, कान, आँख से सोचता है, ठीक है ना। तो वो इंद्रिय जनित गामक अवस्था है या संवेदी पेशी अवस्था है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो इस काल में बालक की बुद्धि उसके कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, ठीक है ना भाई। ऐसा कौन सा काल है जिसमें बालक की बुद्धि उसके किए गए कार्यों द्वारा व्यक्त होती है? तो वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत होता है। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति सचेत होता है। ये मोस्ट आईएमपी है, इसको आईएमपी कर सकते हो। पहला वाला भी आप आईएमपी कर सकते हो, ठीक है। हमारा पहला वाला है स्कीमा का निर्माण इसी अवस्था में होता है, ये आईएमपी है, ठीक। दूसरा है हमारा, इस अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत रहता है। किसके प्रति? प्रकाश के प्रति, ठीक। कल हमने शायद इस प्रश्न को लिया भी था कि किस अवस्था में बालक प्रकाश के प्रति सचेत होता है ना। तो वो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ठीक है ना।
अगला पॉइंट है हमारा, बच्चा मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार करता है, जैसे रोना चिल्लाना, यानी कि यह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक बच्चा है जो वो अगर कोई भी व्यवहार करता है तो वो अपने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करता है, ठीक है ना। कोई बनावटी इसमें नहीं होता कुछ, ठीक है ना, स्वाभाविक नेचुरल होता है और मूल प्रवृत्तियों के आधार पर वो व्यवहार करता है। जैसे रोता भी है तो, है ना, चिल्लाता भी है तो कुछ भी करता है। यह अवस्था अनुकरण से संबंधित है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है, ठीक, महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है और महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी है जहाँ से अभी तक प्रश्न बने हैं, ठीक है ना। ये 3 वो पॉइंट है, बाकी आप सभी पॉइंट को ध्यान दोगे ढंग से, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है हमारा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक का जो समय होता है वो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलता है, ठीक है ना। ये जो बालक की स्कूल जाने की जो उम्र है ना वो लगभग यही होती है, 6 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल भी में KG1 KG2 में बच्चा जाने लगता है ना। तो ये भी जो अवस्था है ये भी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है ना, क्योंकि बालक का ये सर्वप्रथम बालक जो है ना विद्यालय इसी स्टेज में जाता है, नए सहपाठियों से मिलता है, वहाँ कुछ सीखता है ना। तो पियाजे ने इस अवस्था के बारे में क्या कहा है उसका निचोड़ हम पॉइंटों के बारे में यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है। पहला पॉइंट कहता है इस अवस्था में बालक आत्मसातीकरण होता है। कैसे होता है भाई, आत्मसातीकरण, ठीक है। पॉइंटों को लिखते जाइएगा जरूर। इस अवस्था को अंतः अप्रज्ञ काल भी कहा जाता है। अंतः प्रज्ञ काल का मतलब क्या होता है कि जो ज्ञान होता है वो बाहरी दुनिया से नहीं उसके अंदर से आता है। कैसे आता है, जब वो स्कूल जाता है या कहीं, है ना, बाहर घर से बाहर खेलने जाता है, पास पड़ोस में खेलने जाता है, तो उसका जो अंतः ज्ञान होता है ना वो विकसित होने लगता है, ठीक है ना। अगला क्या है, इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लो इस लाइन को, ठीक है ना, ये पूछा गया पॉइंट है, ठीक है ना, कि बालक किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानना एवं उनके बीच भेद करने लगता है। तो कौन सी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। अगला है, बालक प्रतीकात्मक विचार करने लगता है। बालक जो है वो प्रतीकात्मक विचार करने लगता है। इस पॉइंट को भी हम ऐड करेंगे, ठीक है, कि बालक जो है वो अगला हमारा पॉइंट है, वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है, ठीक है। लेकिन याद रखना वस्तु स्थायित्व का गुण आ नहीं जाता, ठीक है। ये इस पॉइंट को नोट करेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन करने वाला पॉइंट है ना। आप लोग को कहोगे सर आपने तो पहली अवस्था में बताया था, है ना, इसमें भी कैसे बता रहे हो। तो देखो ध्यान से शब्दों को देखो, विकसित होता है, क्या होता है, विकसित होता है। ऐसा नहीं है कि वस्तु स्थायित्व का गुण प्रारंभ होता है, आता है, ऐसा नहीं है। वस्तु स्थायित्व का गुण जो आता है ना वो पहली अवस्था में ही आ जाता है। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है कि वो जो उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है ना उसका विकास होने लगता है। वो गुण क्या होने लगता है, विकसित होने लगता है, ठीक है। अगला, इस अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि पहली अवस्था में भाषा का विकास प्रारंभ नहीं होता, दूसरी अवस्था में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी है कि बालक का भाषा संबंधी विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। देखो प्रारंभ होना और विकसित होना और चरम पर होना, इस पे अंतर होगा और ये अलग अलग स्टेज पे अलग अलग प्रकार से आएंगे प्रश्न, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप भी गलती कर दो, ठीक है। चलो अगला है, इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं एवं अनुभवों का संग्रह करता है। बिल्कुल करता है। हम सभी जानते हैं कि बालक जब बाहरी दुनिया में जाएगा, स्कूल जाएगा, पास पड़ोस में जाएगा, है ना, तो उस पे जो सूचनाओं होगा, जो अनुभव होगा, उसका वो संग्रह करेगा, ठीक है, बिल्कुल करेगा। चलो अगला पॉइंट, इस अवस्था में बालक में केंद्रीयता का गुण पाया जाता है। कैसा गुण पाया जाता है, केंद्रीयता का गुण पाया जाता है। अपने से मतलब रखता है, अपने तक ही सीमित रहता है वो ज़्यादातर, ठीक है। अगला है, इस अवस्था में बालक प्रतीकों, चित्रों आदि का प्रयोग प्रारंभ कर देता है। क्या कर देता है, याद दिया, ध्यान देना, प्रारंभ करता है, ठीक है ना, क्योंकि अगली अवस्था में कुछ
और देखने को मिलेगा हमको प्रतीकों और चित्रों से संबंधित, ठीक है ना। प्रारंभ किस में करता है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ऐसे ही बिंदु बनते हैं वहाँ एग्जाम में। इस अवस्था में बालक सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी, ठीक है ना, ये भी मोस्ट IMP है कि बालक किस अवस्था में सही अनुपात में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। हमको लगेगा कि नहीं पहली अवस्था होगी, है ना, दूसरी अवस्था भी ऐसी है, ठीक है ना। और प्रश्न बनेगा कि किस अवस्था में सही अनुपात में अंतर कर लेता है, ठीक है ना। तो 3 ऑप्शन कटेंगे, एक सही होगा, हम अगले स्टेज में उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो अगला है, इस अवस्था में बालक सही चित्र नहीं बना पाता, ठीक है ना, बालक जो है वो सही चित्र नहीं बना पाता, ठीक। सजीवता के लक्षण इसी अवस्था में पाए जाते हैं, ये भी है। अगला है, अविलोम्यता इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, क्या है, अविलोम्यता। आप कहोगे सर ये अविलोम्यता क्या है ना। तो अविलोम्यता का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बच्चा है, ठीक है ना, उसके सामने हमने चित्र बनाया कोई, है ना, हमने लिखा 1 2 3 4 5, मान लो हमने चित्र नहीं, हमने कोई अक्षर ही लिखा, अंक ही लिखा मान लो, ठीक है। अब उसको कहेंगे हम कि इसको गिन के बताओ कितना है, तो वो बता देगा कि 5 है, ठीक है। लेकिन अगर हमने ऐसे कर दिया ये कि 3+2 कितना होता है बेटा, तो वो नहीं बता पाएगा कि ये भी 5 होता है। अविलोम्यता का गुण उस पर नहीं होता है, ठीक है ना। उसके सामने हम कोई चित्र दिखाएंगे कोई, तो वो भी उसको नहीं समझ पाएगा बराबर ढंग से, ठीक है ना। रेखाओं को समझ लेगा लेकिन चित्र को नहीं समझ पाएगा। जब उन्हीं रेखाओं से हम चित्र बना देंगे तो फिर वो नहीं समझ पाएगा, ठीक है ना। अगला है हमारा संरक्षण का अभाव, ठीक है, ये भी पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे पॉइंटों को आप लिखते जाएंगे। पहले ही बता रहा हूँ मैं कि हर अवस्था में जितने भी बिंदु बनाए गए हैं वो ऐसे बिंदु हैं कि जो किसी न किसी एग्ज़ाम से संबंधित हैं और आए हुए हैं, ठीक है। संरक्षण का अभाव, ठीक है। अब जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ना संरक्षण का अभाव पाया जाता है। अब कहोगे सर ये संरक्षण का अभाव क्या है ना। मान लीजिए बालक के सामने हम कोई आकृति बनाए, मान लीजिए ये कर दिए, ठीक है, ये कर दिए, ऐसे 2-3 आकृतियाँ हमने बना दी, ठीक है ना। तो इन रेखाओं को तो वो समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें ऐसे कोड बना दें, ठीक है, ऐसे कोड बना दें, तो वो फिर उसको नहीं समझ पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमने उस आकृति में थोड़ा सा क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया है। और जैसे ही हम आकृति में बदलाव करते हैं तो बच्चा उसके बारे में फिर नहीं समझ पाता कि यह आकृति कैसी है, किस बारे में है, ठीक है ना। तो बच्चा इसको नहीं समझ पाता, इसी को कहते हैं कि संरक्षण का अभाव है, ठीक है ना। चलो अगला है, अगली अवस्था है हमारी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की यह तीसरी अवस्था है, ठीक है, जो 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक चलती है, ठीक है ना। इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी वाला भी आप ध्यान देना, कभी कभी हिंदी में न दे के अंग्रेजी में ही दे देता है ना, और हम अंग्रेजी में ध्यान नहीं देते तो फिर समझ नहीं पाते कि कौन सा होगा वो, है ना। हिंदी मीडियम के बच्चे, बाकी इंग्लिश मीडियम के बच्चे तो समझ लेते हैं, उनको तो हिंदी समझने में दिक्कत होती है ना, उल्टा हो जाता है। चलो तो हम दोनों समझेंगे, ठीक है ना। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक है, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है ना। ये अवस्था कैसी है, बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, ठीक है ना। यहाँ से प्रश्न भर भर के आते हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो तो पहला बिंदु हम देखेंगे इस अवस्था में, ठीक है। जो पहला बिंदु है हमारा, वो इस अवस्था में वस्तुओं को पहचान एवं उनमें विभेद करने लगता है। देखो अभी तक क्या था उस अवस्था में कि बालक वस्तुओं को नहीं पहचान पाता था, उनमें अंतर नहीं कर पाता था, लेकिन बालक किस अवस्था में वस्तुओं में विभेद करने लगता है, वस्तुओं की पहचान और उनमें भेद करने लगता है, तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। दूसरा है, इस अवस्था में तार्किक मूर्त चिंतन का विकास शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। इस पॉइंट को गौर करिएगा, ठीक है ना। तार्किक मूर्त चिंतन, मूर्त तार्किक के बाद क्या लगा है, मूर्त चिंतन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो औपचारिक है, मूर्त है,
ठीक है ना। कोई समस्या है उसके सामने तो सुलझा नहीं पाएगा, नहीं, जो भी है वो मूर्त रूप में है, ठीक है ना। जो भी उसे तर्क करना है वो देख के करना है, मूर्त रूप में करना है। और दूसरी बात, शुरू हो जाता है, ये शब्द को भी ध्यान देना है, ठीक है ना, शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर शुरू होने की बात होगी तो तीसरी अवस्था है, ठीक है ना। लेकिन जब बच्चा करने लगता है तार्किक चिंतन, ठीक है ना, तार्किक चिंतन करने लगता है, समस्याओं को समाधान करने लगता है, वो हम अगली अवस्था में पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ध्यान देना है कि क्या करने लगता है बच्चा, मूर्त चिंतन का विकास शुरू हो जाता है, ठीक है ना। इसको IMP कर लेंगे, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरा, बालक सही अनुपात में अंतर कर लेता है। सही अनुपात में अंतर करने का मतलब क्या है, मान लो हम बालक को सामने 5 kg रुई रखे, ठीक है ना, और यहाँ पर 5 kg लोहा रख दिए, ठीक है, 5 kg क्या रख दिए, लोहा रख दिए, ठीक है। अब कहेंगे बेटा इसमें से कौन सा ज़्यादा है, तो वो उसके अनुपात में अंतर नहीं कर पाएगा कि लोहा ज़्यादा है या रुई ज़्यादा है, वो यही कहेगा कि शायद रुई ज़्यादा है ना, क्योंकि ये ज़्यादा दिखती है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो बालक सही अनुपात में अंतर कर लेता है, कौन सी अवस्था में, तीसरी अवस्था में। अभी तक हमने क्या देखा था, दूसरी अवस्था में कि नहीं कर पाएगा वो, ठीक है ना, कि 5 किलो रुई ज़्यादा है या 5 किलो का बाट ज़्यादा है, ठीक है। तो बालक सही अनुपात में अंतर कर लेता है। अब उसके सामने अगर कहोगे, ठीक है, 7 से 11 वर्ष की अवस्था में कि ये ज़्यादा है या ये, तो वो कह देगा कि बराबर है, या 5 kg रुई और 2 kg लोहा होगा, तो वो ये भी बता देगा कि ये ज़्यादा है, ठीक है ना। तो बालक सही अनुपात में अंतर कर लेता है, ये भी मोस्ट IMP बिंदु है, इसको भी ध्यान देंगे और अपनी नोटबुक में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अगला बिंदु है, इस अवस्था में बालक लंबाई, भार, अंक आदि संप्रत्यय को समझने लगता है, ठीक है ना। ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है, कि बालक किस अवस्था में लंबाई, भार और अंक आदि संप्रत्यय को समझने लगता है, तो हमारी वो तीसरी अवस्था है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। अगला बिंदु है, इस अवस्था में बालक को आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है, आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है जहाँ से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इस अवस्था में बालक को आरोही अवरोही का ज्ञान हो जाता है, ठीक है ना। चाहे सीधा लिखो उल्टा लिखो वो समझ जाएगा, है ना, कि ये सीधा लिखा है ये उल्टा लिखा है। तो आरोही अवरोही का ज्ञान इसको क्या हो जाता है कौन सी अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक। अगला, भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या हो जाता है, भाषा का पूर्ण विकास हो जाता है। लेकिन बहुत जगह पे हमें ये भी मिलता है कि वो तो औपचारिक अवस्था में होता है ना, अमूल संक्रियात्मक अवस्था में होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि भाषा का जो विकास होता है ना वो अपने चरम पर हो जाता है, ठीक है ना, अपने चरम पर हो जाता है। लेकिन पूर्ण विकास जो होता है वो तीसरी अवस्था में ही हो जाता है। पूर्ण विकास भी इससे तो बड़ा होता है ना, चरम पर होना, ठीक है। मान लीजिए कोई शब्द भंडार वो खुद से भी ला सकता है ना, इसमें नहीं लाएगा, इसमें केवल भाषा का विकास होगा पूरी तरह से, ठीक है। अगला पॉइंट है, विकेंद्रीकरण एवं पुनरावृत्ति की अवस्था। ये कैसी अवस्था है, विकेंद्रीकरण की अवस्था है और पुनरावृत्ति की भी अवस्था है, ठीक है। मान लीजिए विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होगा, मान लीजिए कोई समस्या आ गई उसके सामने, ठीक है ना, तो वो उसके एक पहलू को नहीं देखेगा, ठीक है, अलग अलग तरीके से सॉल्व करेगा, है ना। हमने कहा कि 12 को 3 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, है ना, तो कोई ऐसे भी जोड़ सकता है ना, कोई 12 3 बार काउंट कर सकता है ना। कहने का मतलब अगर हम उसको एक कोई समस्या देंगे तो वो उस समस्या को कई तरीके से क्या होता है हल करता है, और हम देखते भी हैं कि बच्चा ऐसा करता भी है, ठीक है ना। अगला है, इस अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण पाया जाता है। इसके पहले वाली अवस्था में हमने क्या देखा था कि बालक में संरक्षण का गुण नहीं पाया जाता था, ठीक है ना। लेकिन इस अवस्था में बालक में संरक्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है। अब उसमें उसके सामने कोई रेखा खींच के कोई आकृति बनाओगे ना तो वो उसको समझ पाएगा, ठीक है। इसके पहले वाली अवस्था में वो नहीं समझ पाता था, ठीक है। तो ये भी हो गया। अगला पॉइंट है, विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। ये तो हो गया है विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है, बालक सम और विषम संख्या में वर्गीकरण कर सकता है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बालक किस अवस्था में सम विषम संख्या में वर्गीकरण कर सकता है। तो
ये है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला पॉइंट है हमारा विलोम्यता का गुण पाया जाता है। कौन सा गुण? विलोम्यता का गुण पाया जाना, ठीक है ना। अब विलोम्यता मतलब क्या होता है? मान लीजिए हमने कोई शब्द बनाया हुआ, ठीक है ना। अब हम कह दिए कि देखो बेटा ये हुआ है, ठीक है, और हमने ऐसा कर दिया, कह दिए बेटा एक का बन गया, ठीक है ना। तो अगर हम कहेंगे कि फिर से वाक को वापस लाओ तो वो बच्चा फिर से वाक को वापस ला सकता है। तो मतलब विलोम्यता का गुण इसमें क्या हो जाता है? विकसित हो चुका होता है। उसके अंदर जो है विलोम्यता का गुण पाया जाता है, ठीक है। कोई भी अक्षर है, शब्द है, ठीक है, उसके सामने हम बनाते हैं और फिर कुछ और बना देते हैं उससे, फिर उसको कहते हैं कि उस अक्षर को वापस लाओ, है ना, तो वो उसको वापस ला सकता है, ठीक है ना। तो इसी को कहते हैं क्या? विलोम्यता का गुण, ठीक है ना। अगला पॉइंट है गणितीय संक्रियाओं का विकास हो जाता है, ठीक है। गणितीय संक्रियाओं का विकास हो जाता है किस अवस्था में? किस अवस्था में बालक में गणितीय संक्रियाओं का विकास हो जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये गणितीय संक्रियाओं का विकास क्या होता है? तो आप तो जानते ही होंगे गणितीय संक्रियाएं किसे कहते हैं, है ना। माइनस प्लस जो भी होता है ना, माइनस प्लस भाग गुणा जो भी इसके चिन्ह होते हैं ना, उन्हीं को कहा गया है गणितीय संक्रियाएं, है ना। तो इसका विकास बालक में हो चुका होता है, ठीक है। अगला बिंदु है इस अवस्था में श्रृंखला का ज्ञान होता है। श्रृंखला का ज्ञान होना मतलब बालक को पता हो जाता है कि अगर 3 गुणा 10 है, 4 गुणा 10 है, तो अगली संख्या होगी या जो उसके बाद होगा वो 3 गुणित 13 हो सकता है, 3 गुणित है ना, या 4 गुणित 20 हो सकता है, ठीक है, ऐसे करके। तो श्रृंखला का क्या हो जाता है? उसको ज्ञान हो चुका होता है, ठीक है। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि इस अवस्था में बालक में समझ और संप्रत्यय का विकास हो जाता है। मोस्ट जो आपका जो ये पासवर्ड है, ठीक है, अगर इसको ऐसा भी समझ सकते हो, ठीक है ना, बालक की उम्र से और अवस्था से भी समझ सकते हो। अगर कोई बिंदु आपसे पूछा जा रहा है तो आप तो सबसे पहले, अगर आपसे नहीं बनता तो आप ये जाओ कि वो बालक किस उम्र का होगा, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा काम है जो 2 से 7 वर्ष का बालक के अंतर्गत नहीं आएगा तो हो सकता है 7 से 11 के वर्ष में आए, ठीक है। इस अवस्था का जो पासवर्ड है मुख्य, वो क्या है? देखो, इस अवस्था में बालक में समझ और संप्रत्यय का विकास हो जाता है, ठीक है ना। अगर समझ की बात होगी मतलब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात होगी, ठीक है ना। और अगर ना समझ की बात होगी, ठीक है, इस अवस्था में क्या होगी? समझ की बात होगी, ठीक। बालक समझेगा, है ना, बालक कुछ नया भी कर सकता है अपने से, थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चीज़ों को समझ सकता है, हल कर सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसी बातें होंगी तो वो मूल संक्रियात्मक अवस्था से होगी। जबकि इसके पहले वाले जो 2 अवस्थाएं हैं तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था में तो हमने देखा है कि उसमें जो भी करेगा बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा करेगा, मूल प्रवृत्तियों के आधार पर करेगा। दूसरी स्टेज में हमने देखा कि बालक ना समझ होता है, ठीक है, अपने परिवार वातावरण के बाहर जाता है, सीखता है कुछ, लेकिन फिर भी वो उतना समझदार नहीं होता, तो उसका पासवर्ड क्या है? ना समझ है। जबकि तीसरे का क्या है? समझ है, ठीक है ना, कि बालक समझता है। अगर कभी समझ से संबंधित कोई बिंदु आएगा तो मतलब वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का ही होगा। अगला पॉइंट है हमारा औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं इसी को। अंग्रेजी में इसको फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक। 11 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक चलती है ये। कब तक? 11 से लेके 15 वर्ष तक, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण अवस्था है। एक बालक के विकास में जो महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, और ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। औपचारिक या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से जो भी प्रश्न बनते हैं उनसे संबंधित हमने महत्वपूर्ण बिंदु बनाया है, ठीक है। पहला देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की यह अंतिम अवस्था है, ठीक। अंतिम अवस्था के बारे में हम बात भी कर रहे हैं। अगला है
इस अवस्था में बालक में अमूर्त चिंतन का विकास होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लेंगे इसको। दूसरा पॉइंट मोस्ट आईएमपी है, ठीक है। मोस्ट आईएमपी क्यों है? क्योंकि अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? सीधे सा प्रश्न बनता है, बालक में अमूर्त चिंतन का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है, ठीक है। बालक में निर्णय शक्ति, स्मरण शक्ति तथा मनन शक्ति का विकास होता है। मान लीजिए बालक के सामने कोई समस्या है, ठीक है, उस पर उसे निर्णय लेना है, तो बालक के अंदर ये क्षमता का विकास हो जाता है कि बालक जो है वो निर्णय ले सकता है किसी भी बिंदु को। बालक में क्या होता है? निर्णय शक्ति का विकास होता है, स्मरण शक्ति का विकास होता है इसी अवस्था में। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है, आईएमपी कर लेंगे और अपनी नोटबुक में लिख भी लेंगे। इस अवस्था में बालक अंकों का प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में बालक क्या करता है? अंकों का प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में बालक का भाषाई विकास अपने चरम सीमा में होता है। देखो बिंदु आ भी गया पॉइंट, हमने बोला भी था कि भाषा का विकास पूर्ण हो जाता है। अगर ऐसा आ जाए तो मत सोचना कि है ना इसके बाद कुछ होता ही नहीं। भाई भाषा का विकास पूरा हो गया तो भाषा का चरम विकास भी तो होता है, ठीक है। हमने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखा था कि भाषा का विकास पूर्ण हो चुका होता है, ठीक है, भाषा का विकास पूरा हो जाता है। लेकिन इस अवस्था में हम क्या देख रहे हैं? हमारे सामने एक बिंदु है चरम सीमा, ठीक है। भाषा का विकास कैसे होता है? अपने चरम सीमा पर हो जाता है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में बालक में अच्छी तरह से सोचने, ठीक, बालक क्या होता है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में अच्छी तरह से सोच सकता है, समस्या का समाधान कर सकता है तथा कोई निर्णय भी ले सकता है, ठीक है ना। अब प्रश्न बनेगा कि बालक में किस अवस्था में बालक अच्छी तरह से सोचने लगता है तथा समस्या का समाधान करने लगता है? तो वो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अतः निष्कर्ष रूप से इस अवस्था में बालक कार्य कारण संबंध, अमूर्त चिंतन तथा समस्या समाधान करता है, ठीक है। ये इसका क्या है? पासवर्ड है। जैसे कि हमने छोटा छोटा पासवर्ड बताया है, किसी में असमझ किसी में समझ है। इसमें क्या है? तो समस्या समाधान है। बालक क्या करेगा? इसमें अमूर्त चिंतन करेगा, मूर्त नहीं अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को सोचने लगता है, खोज करने लगता है समस्याओं के बारे में, उनके पहलुओं के बारे में, और समस्या का समाधान भी करने लगता है, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आपको इस क्लास से बहुत ही हेल्प मिली होगी, ऐसी मुझे उम्मीद है ना। इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।